गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग उत्तराखंड का इतिहास पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग परमार वंश पढ़ रहे थे। आज ये उसका तीसरा भाग है। आज की क्लास को इस तरह से डिज़ाइन और फ्रेम किया गया कि हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों स्टूडेंट के लिए ये फ्रूटफुल हो सके। हम लोग जो है आज मानशाह को डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो मानशाह थे ये परमार वंश के 44वें नंबर के राजा थे, यानी 44th नंबर के ये राजा थे मानशाह परमार वंश के, ठीक है। मानशाह परमार वंश के कौन से राजा हैं? 44वें नंबर के राजा है मानशाह। कहा जाता है कि इनका जो समय काल है, यानी इनका जो टाइम पीरियड है वो 1591 से लेके 1611 तक है, यानी 1591 से लेके 1611 ईस्वी तक मानशाह का शासनकाल रहता है। मानशाह के शासनकाल में बहुत सारी घटनाएं होती है, जिनमें से सबसे प्रमुख घटना आप देखेंगे तो चंद शासक लक्ष्मी चंद के द्वारा किया गया आक्रमण था। एक्चुअली लक्ष्मी चंद ने क्या किया था कि लगातार आक्रमण करता रहा था। 1507 से लेके आप देखेंगे 1602 ईस्वी तक वो लगातार आक्रमण कर रहा है, ठीक है। और कहा जाता है कि लक्ष्मी चंद ने कुल 8 बार गढ़वाल पर आक्रमण किया था मानशाह के शासनकाल में। तो ये एक प्रमुख घटना है मानशाह के शासनकाल की। अब देखिए कि जो एक काव्य है मानोदय काव्य, ठीक है, जिसे गढ़वाल का प्रथम काव्य भी कहा जाता है। तो मानोदय काव्य के रचनाकार, मानोदय काव्य को लिखने वाले जो कवि हैं जिनका नाम कवि भरत है, वो भी मानशाह के ही दरबारी कवि हुआ करते थे, यानी कवि भरत मानशाह के दरबारी कवि थे, ठीक है ना। ये जो मानोदय काव्य नामक पुस्तक है ये संस्कृत में लिखी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे आएगा भी तो हम उसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। कहा यह जाता है कि आज का जो आधुनिक श्रीनगर है, पहले उसका नाम मानपुर हुआ करता था, और इसकी जो स्थापना है आप देखेंगे, इसकी स्थापना कौन कर रहा है? मानशाह जो है इसकी स्थापना कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह की कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को जो है आज हम लोग कवर करेंगे। मानशाह के शासनकाल में जो भी प्रमुख बातें हुई, जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेशली इंपॉर्टेंट है, उन सभी को आज हम कवर करेंगे, ठीक। देखिए जैसा कि मैंने बताया, मानशाह इस वंश के परमार वंश के 44वें राजा है, और ये इनका समय काल जो है 1591 से लेकर 1611 ईस्वी तक रहता है। आगे देखते हैं मानशाह के बारे में। जैसा कि मैंने आपको एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दिया, तो सब उस पे आज की क्लास में सारा जो है वो स्लाइड के फॉर्म में लिखा हुआ है, और हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए जैसे कि अगर कंटेम्परेरी की बात करें, यानी समकालीन की बात करें, तो जो मानशाह है ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन है, ठीक है, क्योंकि 1591 से लेके 1611 तक का टाइम है। आपने देखा मानशाह का समयकाल 1591 से 1611 तक का टाइम है, ठीक। और ये समय 1591 तो अकबर का भी समयकाल है, और 1605 के बाद जहांगीर शासन बनते हैं, तो यानी अगले 6 सालों तक, जब तक मानशाह है तब तक जहांगीर भी मुगल बादशाह है। इसीलिए कहा जाता है कि मानशाह जो है वो अकबर और जहांगीर दोनों के कंटेम्परेरी हैं, यानी कि समकालीन है। यहां पर एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि इतिहासकार ये भी कहते हैं कि जो कवि भरत हैं, जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की है, कवि भरत को जहांगीर ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि भी दी थी, यानी टाइटल ऑफ ज्योतिषाचार्य जो है वो कवि भरत को किसने दिया था? वो जहांगीर ने दिया था, ठीक है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि मानशाह के अभिलेख प्राप्त हुए हैं, लेख प्राप्त हो रहे हैं, इंस्क्रिप्शन प्राप्त हो रहे हैं, और वो कहां से हो रहे हैं? रघुनाथ मंदिर और क्षेत्रपाल मंदिर से इनके जो लेख वो प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रपाल मंदिर से जो लेख प्राप्त हो रहे हैं वो 1608 ईस्वी में, ठीक है, और रघुनाथ मंदिर में 1611 ईस्वी में। कहा जाता है कि ये जो लेख लिखवाए गए थे क्षेत्रपाल मंदिर में 1608 ईस्वी में लिखवाए गए थे, और रघुनाथ मंदिर में जो है वो 1611 ईस्वी में लिखवाए गए थे, ठीक। आगे देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि आधुनिक श्रीनगर जो है पहले उसका नाम मानपुर हुआ करता था, और उसकी स्थापना मानशाह ने ही की थी। अपने नाम पर उन्होंने मानपुर नामक नगर की स्थापना करी थी अलकनंदा के तट पर। तो यही लिखा गया है कि मानशाह एस्टैब्लिश्ड अ सिटी नेम्ड मानपुर ऑन द बैंक्स ऑफ अलकनंदा रिवर विच इज नोन एज द मॉडर्न श्रीनगर। मानशाह ने अलकनंदा के किनारे मानपुर नामक शहर की स्थापना की, जिसे आधुनिक श्रीनगर कहा जाता है, ठीक।
अब देखिए, तो ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखिएगा कि मानशाह किसके समकालीन है, जहांगीर से संबंधित भी जहांगीर ने ज्योतिषाचार्य की उपाधि दी थी कवि भरत को। इस पॉइंट को भी आप लोग अपने दिमाग में रखिएगा। क्षेत्रपाल मंदिर 1608 एंड 1611, जो रघुनाथ मंदिर, इनका टाइम पीरियड भी ध्यान रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं और जानते हैं मानशाह के बारे में और जो भी चीजें हैं। देखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से यह भी बनता है कि जो मानशाह के दरबार में, या आप ये कह सकते हैं कि इनके शासन काल में, एक अंग्रेज व्यापारी विलियम फिंच जो है वो गढ़वाल की यात्रा पर आता है। ठीक है ना। अब टोटल आप देखेंगे कि ये जो समय काल है, उस समय जहांगीर मुगल बादशाह हैं, और जहांगीर के शासन काल में आप देखिए कि टॉमस रो आते हैं, कैप्टन हॉकिंस आते हैं और विलियम फिंच आते हैं। यानी 3 जो आपके ब्रिटिश ट्रैवलर हैं, ब्रिटिश यात्री हैं, वो आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? आप अगर मुगल साम्राज्य आपने पढ़ा होगा, मुगल एम्पायर आपने पढ़ा होगा, तो आप जानते होंगे कि टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस और विलियम फिंच जो है वो आते हैं। जिनमें से विलियम फिंच जो होते हैं वो गढ़वाल की यात्रा पर भी आते हैं। अपने व्यापार से संबंधित काम को लेके, कार्य को लेके वो गढ़वाल की यात्रा पर आते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में आते हैं। और जब गढ़वाल क्षेत्र में वो आ रहे हैं तो उस समय कौन है राजा? मानशाह उस समय राजा है। ठीक है ना। ड्यूरिंग मानशाह इंग्लिश ट्रेडर विलियम फिंच केम टू द गढ़वाल। आगे देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि मानोदय काव्य के बारे में बताया, साफ साफ लिखा भी हुआ है कि कवि भरत मानशाह के दरबारी कवि थे जिन्होंने मानोदय काव्य की रचना की। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि मानोदय काव्य की रचना कौन कर रहे हैं? कवि भरत कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो मानोदय काव्य है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिए, ये मानोदय काव्य है, मनोदय नहीं है, मानोदय काव्य है। ठीक है। और इस मानोदय काव्य की भाषा कौन सी है? ये जो मानोदय काव्य है, इसकी भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा है। किस लैंग्वेज में लिखा गया है? ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। मानोदय काव्य किस लैंग्वेज में? संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। और इसे गढ़वाल का प्रथम काव्य भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसे गढ़वाल का प्रथम काव्य भी कहा जाता है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि संस्कृत भाषा में मानोदय काव्य की रचना हुई है, जिसे कवि भरत ने किया है, और मानोदय काव्य गढ़वाल का प्रथम काव्य भी कहा जाता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जो सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है वो ये कि लक्ष्मी चंद जो शासक हैं वो लगातार 8 बार आक्रमण करते हैं गढ़वाल के शासक मानशाह के ऊपर। ठीक है। और 1597 से लेकर 1597 से लेकर 1602 तक, मतलब इन समय काल में, तो कहा यह जाता है, इतिहासकार ये कहते हैं कि टोटल जो है 6 बार लगातार आक्रमण करते हैं। 1597 से लेकर 1602 तक 6 बार अटैक करते हैं, 6 बार आक्रमण करते हैं। कौन करता है आक्रमण? लक्ष्मी चंद आक्रमण करते हैं। ठीक है। किस पे कर रहे हैं? मानशाह पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन हर बार जो है लक्ष्मी चंद को हार का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो क्या 7वें युद्ध में लक्ष्मी चंद जीत जा रहे हैं? नहीं, 7वें युद्ध में भी हार का सामना करना पड़ता है। और कहा जाता है कि 7वें युद्ध का जो वर्णन है वो मानोदय काव्य में है। यानी कवि भरत मानोदय काव्य में लक्ष्मी चंद्र और मानशाह के बीच हुए 7वें युद्ध का वर्णन करते हैं। 7वां युद्ध लक्ष्मीचंद ने किस पे आक्रमण किया था? 7वीं लड़ाई में पैनोगढ़ पे। आप ये क्या लिख सकते हैं यहां पे कि 7वें युद्ध का वर्णन मानोदय काव्य में मिलता है, मानोदय काव्य में मिलता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। हो सकता है आगे पॉइंट आए भी कि 7वीं लड़ाई का जो है जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, पूरा विवरण है, वो कहां पर मिलता है? आपको मानोदय काव्य में। और ये 7वां हमला किया किस पे गया था? पैनोगढ़ पे, जिसे पायनगढ़ भी कहते हैं। ठीक है। पैनोगढ़ पे 7वां हमला लक्ष्मीचंद ने किया था, और इसमें भी लक्ष्मीचंद को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक। लेकिन कहा यह जाता है जो 8वां आक्रमण होता है वो 1605 ईस्वी में होता है। ठीक है ना। 8वां आक्रमण कब हो रहा है? 8वां आक्रमण आप देखेंगे कि 1605 ईस्वी में होता है। और इस आक्रमण में
जो मान शाह हैं उनको पराजय का मुंह देखना पड़ता है और लक्ष्मीचंद जीत जाते हैं। कहा जाता है कि लक्ष्मीचंद के सेनापति होते हैं गैंडा सिंह बिष्ट, और गैंडा सिंह बिष्ट बहुत पराक्रमी सेनापति हैं। उन्होंने गढ़वाल के पराक्रमी सेनापति खतर सिंह को हरा दिया था और खतर सिंह जो है 8वें युद्ध में मारा जाता है। ठीक है, देखिएगा थोड़ा सा आगे स्लाइड को करते हैं और समझते हैं क्या शायद आगे कुछ लिखा हुआ है, उसको जानने का प्रयास करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मेंशन भी है कि लक्ष्मीचंद ने 8वां आक्रमण जो है 1605 ईस्वी में किया था, जिसमें वह विजय हुआ था। ये मैंने आपको अभी बताया कि 8वें आक्रमण में लक्ष्मीचंद जीत जाते हैं। और क्यों जीत जाते हैं? क्योंकि 8वें आक्रमण में जो कुमाऊं के सेनापति हैं, कुमाऊं सेनापति कौन है? कुमाऊं सेनापति यानी लक्ष्मीचंद के सेनापति कौन है इसमें? गैंडा सिंह बिष्ट, गैंडा सिंह बिष्ट, ये गैंडा लिखा है, ध्यान रखिएगा। गैंडा सिंह बिष्ट जो है ये कुमाऊं के सेनापति हैं और गढ़वाल के सेनापति कौन है? खतर सिंह। गढ़वाल के यहां पर कौन है सेनापति? खतर सिंह। ठीक है, और जब 1605 का ये 8वां युद्ध होता है तो इसमें गैंडा सिंह बिष्ट ने खतर सिंह को हरा दिया था इस युद्ध में और खतर सिंह की डेथ हो गई थी। तो कहा जाता है कि इस युद्ध को क्योंकि कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद ने जीत लिया था, इसीलिए आज भी कुमाऊं में खतड़वा त्योहार, खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। और इतिहासकार कहते हैं कि यह उत्सव जो है चंद राजा लक्ष्मीचंद की गढ़वाल की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लेकिन ये मात्र एक कहानी है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ऐसा नहीं है, ये मात्र एक कहानी है। खतड़वे त्योहार, जो खतड़वा त्योहार मनाया जाता है, इसे खतड़वा त्योहार भी कहते हैं। उसको मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है कि जो कुमाऊं के लोग हैं वो अपने पशुओं की स्वास्थ्य के लिए, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए अलग अलग सफाई करते हैं। ठीक है ना, उनको अच्छा अच्छा चारा खिलाते हैं, ये सारे कार्यक्रम करते हैं। तो पशुओं की देखभाल और सफाई का एक कार्यक्रम है खतड़वा त्योहार। लेकिन कुछ इतिहासकार कहते हैं नहीं, इसको मनाया जा रहा था जब लक्ष्मीचंद ने युद्ध जीता था। ठीक है, अब देखिए इसमें मेंशन भी आगे कि लक्ष्मीचंद के 7वें आक्रमण का उल्लेख मानोदय काव्य में मिलता है। ये मैंने आपको बताया, मेंशन ऑफ लक्ष्मीचंद 7th अटैक इज फाउंड ऑन द मानोदय काव्य। मानोदय काव्य में लक्ष्मीचंद के 7वें आक्रमण का उल्लेख मिलता है, ये मैंने आपको पहले ही मेंशन किया। अच्छा देखिए इसमें एक चीज और बताई जा रही है कि कवि भरत ने मान शाह को समुद्र की भांति गंभीर तथा भीम के जैसा शौर्यवान बताया। पोएट भरत हैड डिस्क्राइब मान शाह एज डीप एज द ओशियन एंड वैलिएंट लाइक भीमा। मानोदय काव्य में कवि भरत ने कहां पर इसकी चर्चा करी है? मतलब मान शाह को कहां बताया है? अपने काव्य, अपने ग्रंथ, अपनी रचना मानोदय काव्य में कवि भरत क्या कहते हैं कि भाई जो मान शाह है ये समुद्र की भांति गंभीर है और भीम के जैसा शौर्यवान है। और इतना ही नहीं, कवि भरत ये भी कहते हैं कि ये सूर्य के जैसा तेजस्वी है। मान शाह जो है वो सूर्य के जैसा तेजस्वी है, और सिर्फ सूर्य के जैसा तेजस्वी ही नहीं, ये इतना उदार हृदय वाला है कि ये महारथी कर्ण और राजा बलि से भी ज्यादा दानी है। ये कर्ण एवं बलि से ज्यादा दानी है। ठीक है, ऐसा मानोदय काव्य में कवि भरत लिखते हैं। यानी कवि भरत क्या लिखते हैं कि समुद्र की भांति गंभीर, भीम के जैसा शौर्यवान, सूरज के जैसा तेजस्वी और तथा कर्ण एवं बलि से भी ज्यादा दानवीर है, ये कवि भरत लिखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, थोड़ा सा और मानशाह के विषय में जानकारी लेते हैं। ये सारे पॉइंट जो इसमें अलग से भी लिखवाए जा रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए इसमें ये कहा जा रहा है कि तिब्बत के राजा काकवा मार पर मानशाह ने आक्रमण किया और उसके महल से 1000 स्वर्ण कलशों को, मतलब सोने के कलशों को जो है वो जीत कर जो है ले आता है। कहां पे? गढ़वाल में। और गढ़वाल में लाकर अपने पास नहीं रखता है, गढ़वाल में लाके गौरी मठ में स्थापित करवा देता है राजा मानशाह। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है थोड़ा सा कि ही अटैक्ड द किंग ऑफ तिब्बत काकवा मार एंड
एंड डिफीटेड हिम एंड लूटेड 1000 गोल्ड अर्न्स को पॉट्स भी कहते हैं, फ्रॉम हिज पैलेस, उसके पैलेस से, उसके महल से 1000 स्वर्ण कलश को लूट के लाता है और गौरी मठ में स्थापित करवा देता है। इसमें यहाँ भी मेंशन भी है कि स्वर्ण कलश को कहाँ स्थापित करवाया गया है, गौरी मठ में स्थापित करवाया गया है। अभी देखिएगा ये जो काकवा मार है ना, अब ये क्या करेगा, ये टैक्स देगा, यानी कि कर देगा। किसको कर देगा, मान शाह को कर देगा। लेकिन जब मान शाह के बाद श्याम शाह राजा बनेंगे तो श्याम शाह को काकवा मार कर नहीं देता, कर देने से मना कर देता है। तो श्याम शाह बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो काकवा मार पर दोबारा हमला कर देते हैं। कहा जाता है कि श्याम शाह इतना गुस्सा होते हैं कि वो काकवा मार के महल को जला देते हैं, पूरा शाही आलीशान महल है उसको जला देते हैं। और अपने गुस्से के कारण वो तिब्बत के एक बहुत अच्छे हंसते खेलते गांव को भी आग के हवाले कर देते, उसको भी जला देते हैं, इतना गुस्सा उन्हें आता है। ठीक है, तो काकवा मार जब देखता है कि श्याम शाह इतने ज्यादा गुस्सा हो गए, तब वो हाथ जोड़ देता है, कहता है हाँ मैं आपको कर दूंगा, आप और आक्रमण और हमला मत करिए। तो काकवा मार दोबारा से फिर श्याम शाह को भी कर देने लग जाता है। आगे आप श्याम शाह जब आएंगे तो उसमें आप इस बात को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए, काकवा मार जो है ये मान शाह से हारे और श्याम शाह भी इनको हराएंगे। आगे देखिए, अच्छा एक और है जो जीतू बगड़वाल का नाम आपने सुना होगा। जीतू बगड़वाल जो है वो मान शाह के ही कंटेम्परेरी हैं, यानी उन्हीं के समकालीन हैं। कहा जाता है कि मान शाह ने जीतू बगड़वाल को भोट का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। कहा जाता है कि मान शाह ने जीतू बगड़वाल को कहां का फौजदार नियुक्त किया था, भोट का फौजदार नियुक्त किया था। फौजदार कहां का, भोट का। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ऐसा लिखते हैं कि मान शाह जो है वो जीतू बगड़वाल को बहुत पसंद करता था। मान शाह की जीतू बगड़वाल से बहुत अच्छी खासी मित्रता हो गई थी और मान शाह ने जीतू बगड़वाल को जो है बहुत सारी जमीनें दी थी खेती करने के लिए। कुछ इतिहासकार ऐसा भी लिखते हैं। तो कुछ लिखते हैं कि मान शाह ने जीतू बगड़वाल को भोट का यानी तिब्बत प्रदेश का फौजदार नियुक्त किया था। अलग अलग इतिहासकार अपनी अलग अलग चीजें बताते हैं। जीतू बगड़वाल के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि जीतू बगड़वाल जो है वो मान शाह के समकालीन है, इन्हीं के राज्य में जीतू बगड़वाल रहा करता था। देखिए ये यहां पर लिखा भी है कि कहा जाता है कि मान शाह ने जीतू बगड़वाल को भोट का फौजदार नियुक्त किया था। ठीक है, लेकिन क्या ऐसा सच में था कि जीतू बगड़वाल को फौजदार नियुक्त किया गया था, यह देखने वाली बात है। जीतू बगड़वाल जो है वो टिहरी का रहने वाला है, बगड़ी गांव का। जीतू बगड़वाल का गांव कौन सा है, बगड़ी गांव, टिहरी। ठीक है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे। जीतू बगड़वाल जो है ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाया करते थे। ठीक, अब देखिए इनके बारे में थोड़ी सी कहानी जानते हैं जो बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जीतू बगड़वाल को जो है वो खैट पर्वत से आछरियां, जिन्हें परियां कहा जाता है, वो अपने साथ ले गई थी उठा के। इनके पीछे की एक कहानी प्रचलित है, उस कहानी पे भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद फिर अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। देखिए जीतू बगड़वाल का एक भाई है, ध्यान दीजिएगा, शोभनू, नाम याद रखिएगा। एक बहन है शोभनी। भाई का नाम है शोभनू, जबकि बहन का नाम है शोभनी। ठीक है, अब देखिए हर साल जो है आषाढ़ के महीने में फसल की रुपाई का काम हुआ करता था गढ़वाल क्षेत्र में। ठीक है, तो हर साल की तरह इस साल भी फसल की रुपाई का काम शुरू होना था। किस साल, जिस साल जीतू बगड़वाल को परियां अपने साथ ले गई थी। लेकिन फसल की रुपाई से पहले एक प्रथा थी कि पहले पंडित जी से जाके पूछा जाता था कि शुभ दिन कौन सा है, शुभ मुहूर्त कौन सा है फसल की रुपाई के लिए।
तो जीतू बगड़वाल का भाई शोभनू जो है ये पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी के पास जाकर पूछता है कि हमें फसल की रोपाई करनी है और फसल की रोपाई करने के लिए आप कोई शुभ दिन बता दीजिए। ठीक है, फसल की रोपाई करने के लिए आप कोई शुभ दिन बता दीजिए। अब पंडित जी कहते हैं कि भाई शुभ दिन क्या, तुम में से कोई भी फसल की रोपाई नहीं करेगा, ना तुम, ना तुम्हारा भाई, ना तुम्हारे घर के दूसरे सदस्य, क्योंकि अपशकुन हो जाएगा। फसल की रोपाई करनी है तो तुम अपनी बहन को बुलाओ, उसके हाथों फसल की रोपाई कराओगे, फसल को बोआओगे तो शुभ होगा। ये बात सुनकर जो है जीतू बगड़वाल का भाई जो है शोभनू वो घर आता है और अपने घर में बात बताता है कि बहन को लेने जाना पड़ेगा। ठीक है, यानी बहन शोभनी को लेने उसके ससुराल जाना पड़ेगा। ठीक, उसका ससुराल कहाँ है? शोभनी का ससुराल होता है रैथल गांव में, ध्यान रखिएगा। शोभनी का ससुराल कहाँ पर है? रैथल गांव में शोभनी का ससुराल है, इसको रैथल गांव से लेने जाना होगा। अब जैसी ये बात शोभनू अपने घर में बता रहा है, जीतू बगड़वाल जो है, जीतू बगड़वाल के मन में लड्डू फूटने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि रैथल गांव में ही जीतू बगड़वाल की प्रेमिका रहा करती थी। ठीक है, रैथल गांव में जीतू बगड़वाल की प्रेमिका रहा करती थी जिनका नाम था भरना या भारना, आप कह लीजिए। ये जीतू बगड़वाल की प्रेमिका थी। अब जीतू बगड़वाल ये सोच रहे थे कि अगर हम बहन को लेने जाएंगे तो हम अपनी प्रेमिका से भी मिल लेंगे, और ये सोचकर वो अपनी मम्मी को कहते हैं कि नहीं, हम ही लेने जाएंगे बहन को, कोई और लेने नहीं जाएगा। उनकी मां मना करती है कि नहीं, तुम मत जाओ, क्योंकि जीतू बगड़वाल जब तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए तो बहुत अपशकुन होने हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि वो अपशकुन मानी जाती, तो उसकी मां रोकती हैं जीतू बगड़वाल की माता कि तुम मत जाओ, अपशकुन हो रहा है। लेकिन जीतू बगड़वाल नहीं मानते हैं। जीतू बगड़वाल की माता का नाम सुमेरा देवी होता है, सुमेरा देवी, और पिता का नाम गरीब राय होता है। पिता का नाम क्या होता है? गरीब राय। माता का नाम सुमेरा देवी है और पिता का नाम गरीब राय है, ध्यान रखिएगा। तो माता सुमेरा देवी जीतू बगड़वाल को मना करती हैं कि तुम मत जाओ, अपशकुन हो रहा है, लेकिन जीतू बगड़वाल नहीं मानते। उन्हें अपनी प्रेमिका भारना से मिलने का बहुत मन कर रहा होता है, इसलिए वो निकल जाते हैं। जीतू बगड़वाल देखने में बहुत सुंदर है, अच्छी खासी उनकी कदकाठी, अच्छी खासी बॉडी है उनकी, बहुत सुंदर है देखने में। और कहा जाता है कि चलते चलते जब वो रैथल गांव जा रहे थे बहन को लेने, चलते चलते वो खैट पर्वत पर पहुंचते और थक जाते हैं। खैट पर्वत की जो ठंडी हवाएं हैं वो जीतू बगड़वाल को बहुत आराम पहुंचाती है और वहीं जीतू बगड़वाल बैठ के अपनी बांसुरी बजाने लग जाते हैं। इतनी अच्छी बांसुरी बजाते हैं कि बांसुरियों की धुन सुनकर खैट पर्वत की जो परियां हैं, जिन्हें आछरियां भी कहा जाता है, वो वहां पर आ जाती हैं। जीतू बगड़वाल जब देखते हैं कि वो आछरियों से घिरे हुए हैं, 9 आछरियां, टोटल कितनी आछरियां? टोटल 9 आछरियां। इन आछरियों पर भी हम एक वीडियो बनाएंगे, एक क्लास करेंगे, जानेंगे आछरियां कहां से आई, कैसे आई, इनके बारे में पढ़ा जाएगा। अभी फिलहाल जानिए कि 9 आछरियां आती हैं और जीतू बगड़वाल को कहती हैं कि तुम साथ में चलो। लेकिन जीतू बगड़वाल बहुत हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं कि नहीं, मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है, अभी मत ले जाओ, कम से कम कुछ दिन का समय दे दो। आछरिया मानती नहीं है, बोलती नहीं तुम्हें अभी चलना होगा। जीतू बगड़वाल कहते हैं मैं प्रॉमिस करता हूं, कुछ दिन का समय दे दो, गिने चुने दिन दे दो, और इस दिन मैं खुद आ जाऊंगा। बहन को घर छोड़ना है, खेत में रोपाई करवानी है फसल की, इतना तो करवा लेने दो। तो आछरिया उसको टाइम देती कि ठीक है, इतने दिन का टाइम तुम्हें दिया गया। अब जीतू बगड़वाल बुझे मन से रैथल गांव जाते हैं अपनी बहन शोभनी को लेने, और वहां वो अपनी प्रेमिका भारना से भी मिलते हैं। वो अंतिम मुलाकात होती है उनकी प्रेमिका भारना से, और अपने मन में, क्योंकि वो जान चुके हैं कि किस दिन उनकी मृत्यु होने वाली है, मौत तो तय है, लेकिन पहले पता चल जाए कि आपकी मृत्यु इस दिन होने वाली है तो आप हर रोज मरेंगे, हर मिनट मरेंगे। वैसे ही जीतू बगड़वाल का हाल है। वो बहुत कुछ बोलना चाहते हैं अपनी प्रेमिका भारना से, लेकिन बहुत कुछ बोल ही नहीं पाते हैं, और आखिरी मुलाकात करके बताते कि मेरी आखिरी मुलाकात है, इसके बाद मैं नहीं आ पाऊंगा। वो अपनी बहन को लेके अपने गांव वापस आ जाते हैं, बगुड़ी गांव। और कहा जाता है कि जिस दिन फसलों की रोपाई का समय हुआ, सब लोग नए कपड़े पहन के खेतों में
हल और बैल को लेके आते हैं। जीतू बगड़वाल भी नए कपड़े पहन के अच्छा खासा नहा धो के खेतों में आता है, लेकिन उसको पता है क्या होने वाला है। और जैसे ही वो खेतों में जाता है, बुझे मन से आछरियां आती हैं और उसको अपने साथ लेके जमीन में समा जाती हैं। ठीक है, ये देख के सब लोग बहुत रोते हैं, लेकिन जीतू बगड़वाल तो गायब हो चुके हैं। कहा यह जाता है कि जीतू बगड़वाल के जाने के बाद उनके परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन हर मुसीबत अपने आप सॉल्व हो जाती है, अपने आप ही दूर हो जाती है। तो एक कहानी फेमस हो जाती है कि जीतू बगड़वाल ना होते हुए भी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। वो हर एक परिस्थिति में अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। राजा मान शाह जो होते हैं, इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। उनको भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जीतू बगड़वाल है, शायद उसकी अदृश्य ताकतें हैं, और वो जीतू बगड़वाल को जो है वो एक देवता के रूप में घोषित कर देते हैं अपने राज्य में। ठीक है, आप देखेंगे कि उत्तर काशी में ही जीतू बगड़वाल का एक मंदिर भी है, चिन्याली सौड़ में। उत्तर काशी में जीतू बगड़वाल का मंदिर कहां पर है? चिन्याली सौड़ में। देखिए, शायद मैं आपको दिखाऊं भी, ये वो मंदिर है। उत्तर काशी में जीतू बगड़वाल का ये मंदिर है। ठीक है, चिन्याली सौड़ में, उत्तर काशी। इनको गढ़वाल में देवता की तरह पूजा जाने लगा। ये तो एक कहानी थी। एक कहानी ये भी कही जाती है कि जीतू बगड़वाल क्योंकि देखने में बहुत सुंदर थे, तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक उच्च पद दिया था। अब उनका दरबार में आना जाना था, तो राजघराने की महिलाओं से जो है उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं। राजा बहुत क्रोधित होते हैं, और राजा जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो जीतू बगड़वाल को जो है वो मृत्यु दंड दिलवा देते हैं, यानी अपने सैनिकों को भेज के जीतू बगड़वाल को मरवा देते हैं। लेकिन जीतू बगड़वाल की आत्मा जो है वो राजघराने के अंदर, पूरे राज दरबार के अंदर टहलती रहती है और सबको परेशान करती है। तब राजा तांत्रिकों से मिलकर जो है उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गढ़वाल के पूरे क्षेत्र में जीतू बगड़वाल की आत्मा को नचाते हैं, यानी इधर से उधर, उधर से इधर टहलाते हैं। तो एक कहानी ये भी प्रचलित है। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानी बताई है। फिलहाल आज की क्लास में मानशाह और जीतू बगड़वाल के बारे में ये पूरी कहानी थी। ठीक है, ये देख लीजिए कि जीतू बगड़वाल की याद में इस तरह जो है गढ़वाल क्षेत्र में बहुत मेला लगता है, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं जब फसल की रोपाई होती है, तो आषाढ़ के महीने में। ये देखिए, ठीक है, और ये वो चित्र है, ये जीतू बगड़वाल है और ये उनकी प्रेमिका भारना है। ये बगल में आपको जो दिखाई दे रही है आछरियां यानी परियां हैं। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। और कहा जाता है कि जिस दिन फसलों की रोपाई का समय हुआ, सब लोग नए कपड़े पहन के खेतों में हल और बैल को लेके आते हैं। जीतू बगड़वाल भी नए कपड़े पहन के अच्छा खासा नहा धो के खेतों में आता है, लेकिन उसको पता है क्या होने वाला है। और जैसे ही वो खेतों में जाता है, बुझे मन से आछरियां आती हैं और उसको अपने साथ लेके जमीन में समा जाती हैं। ठीक है, ये देख के सब लोग बहुत रोते हैं, लेकिन जीतू बगड़वाल तो गायब हो चुके हैं। कहा यह जाता है कि जीतू बगड़वाल के जाने के बाद उनके परिवार पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है, लेकिन हर मुसीबत अपने आप सॉल्व हो जाती है, अपने आप ही दूर हो जाती है। तो एक कहानी फेमस हो जाती है कि जीतू बगड़वाल ना होते हुए भी अपने परिवार के साथ मौजूद हैं। वो हर एक परिस्थिति में अपने परिवार की रक्षा कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। राजा मान शाह जो होते हैं, इस बात से बहुत प्रभावित होते हैं। उनको भी एहसास होता है कि कहीं ना कहीं जीतू बगड़वाल है, शायद उसकी अदृश्य ताकतें हैं, और वो जीतू बगड़वाल को जो है वो एक देवता के रूप में घोषित कर देते हैं अपने राज्य में। ठीक है, आप देखेंगे कि उत्तर काशी में ही जीतू बगड़वाल का एक मंदिर भी है, चिन्याली सौड़ में। उत्तर काशी में जीतू बगड़वाल का मंदिर कहां पर है? चिन्याली सौड़ में। देखिए, शायद मैं आपको दिखाऊं भी, ये वो मंदिर है। उत्तर काशी में जीतू बगड़वाल का ये मंदिर है। ठीक है, चिन्याली सौड़ में, उत्तर काशी। इनको गढ़वाल में देवता की तरह पूजा जाने लगा। ये तो एक कहानी थी। एक कहानी ये भी कही जाती है
कि जीतू बगड़वाल क्योंकि देखने में बहुत सुंदर थे, तो राजा ने उन्हें अपने दरबार में एक उच्च पद दिया था। अब उनका दरबार में आना जाना था, तो राजघराने की महिलाओं से जो है उनका प्रेम प्रसंग चलने लगा। जब ये बात राजा को पता चली तो राजा बहुत क्रोधित होते हैं। राजा बहुत क्रोधित होते हैं, और राजा जब क्रोधित हो जाते हैं तो वो जीतू बगड़वाल को जो है वो मृत्यु दंड दिलवा देते हैं, यानी अपने सैनिकों को भेज के जीतू बगड़वाल को मरवा देते हैं। लेकिन जीतू बगड़वाल की आत्मा जो है वो राजघराने के अंदर, पूरे राज दरबार के अंदर टहलती रहती है और सबको परेशान करती है। तब राजा तांत्रिकों से मिलकर जो है उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए गढ़वाल के पूरे क्षेत्र में जीतू बगड़वाल की आत्मा को नचाते हैं, यानी इधर से उधर, उधर से इधर टहलाते हैं। तो एक कहानी ये भी प्रचलित है, अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग कहानी बताई है। फिलहाल आज की क्लास में मानशाह और जीतू बगड़वाल के बारे में ये पूरी कहानी थी, ठीक है। ये देख लीजिए कि जीतू बगड़वाल की याद में इस तरह जो है गढ़वाल क्षेत्र में बहुत मेला लगता है, क्योंकि वो एक क्षेत्रीय देवता के रूप में पूजे जाते हैं जब फसल की रोपाई होती है, तो आषाढ़ के महीने में। ये देखिए, ठीक है। और ये वो चित्र है, ये जीतू बगड़वाल है और ये उनकी प्रेमिका भारना है। ये बगल में आपको जो दिखाई दे रही है आछरियां यानी परियां हैं, ठीक। आज की क्लास में बस इतना ही।